काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? बेसिकली काइनेमेटिक इक्वेशन जो होते हैं वो यहाँ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन यहाँ डेवलप करते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। अब इसमें बात आती है, जो ये काइनेमेटिक इक्वेशन है उसमें आपके पास है एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो उस केस में क्या होते हैं, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन और टाइम में किस तरह का रिलेशन बनता है, तो हम उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, यहाँ जब हम किसी बॉडी को फेंक दिए और उस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t में एक रिलेशन बनता है, हम जिसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन मोशन में क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरह हमने यहाँ देखा v, u, a और t में एक रिलेशन बन गया जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो आपको बात समझ में आ गई? ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसी में कि हमारे पास अगर कोई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ है, हमारे पास कोई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ है, तो जब हम उसका एरिया निकालेंगे, ए और टी कर्व का जब हम एरिया निकालते हैं तो वह एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वह एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द ए टी कर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब हम यहाँ सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। जो ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड इक्वेशन मोशन, मतलब काइनेमेटिक के अंदर में आपके पास मोशन का सेकेंड इक्वेशन आता है जो आपको यहाँ इस तरह का रिलेशन बताता है। रिलेशन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन यहाँ क्रिएट करता है। इस तरह अगर हमें पता हो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, तो हम बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ है हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ मोशन के सेकेंड इक्वेशन से। जो आपके पास यहाँ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है वह क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ जो मोशन का सेकेंड इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास यहाँ एस क्या रिप्रेजेंट करता है आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है और ए एक्सेलरेशन है। इस तरह हमारे पास यह है मोशन का सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम देखते हैं एक इसमें बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो, v और t अगर हमें v और t ग्राफ गिवन हो तो हम v और t ग्राफ का जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आता क्या है? आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जब हम एरिया अंडर वी टी कर्व कैलकुलेट करते हैं तो वह रिप्रेजेंट करता है किसको? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो हमारा सेकेंड इक्वेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ थर्ड इक्वेशन की। मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, वह किसको बताता है? मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है वह यहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन डेवलप करता है। तो हम यहाँ मोशन के थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट s में एक रिलेशन बन रहा है। हमें तीन पैरामीटर अगर पता हो v, u और s, तो हम इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया मोशन का। अब इस मोशन के थर्ड इक्वेशन से हमें क्या करना है कैलकुलेट? हमें करना है, हमारे पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमारे पास क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालेंगे तो वह एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उस क्वांटिटी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। इसमें है दूसरा नंबर, हमारे पास है कोई
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमारे पास कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में प्लॉट है। उस ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे तो वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह रिप्रेजेंट करेगा आपके लिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वह किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फोर्थ इक्वेशन मोशन। मोशन का फोर्थ इक्वेशन क्या है, तो हम यहाँ मोशन के फोर्थ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। मोशन का फोर्थ इक्वेशन से हम क्या करते हैं, किसी nth सेकेंड में हम किसी यहाँ nवें सेकेंड तक हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, nवें सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास मोशन का ये जो फोर्थ इक्वेशन है, ये यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यहाँ यन क्या है, आपके पास यनवा सेकेंड है, और यशंत क्या है, आपके पास यशंत डिस्टेंस है। किसी एक पर्टिकुलर यन टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर यन सेकेंड पे हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है मोशन का, फोर्थ इक्वेशन। इसको भी हम काइनेमेटिक में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक फिफ्थ टर्म है, हमारे पास यहाँ एक फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म में क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हमने जो काइनेमेटिक इक्वेशन की बात किया वो क्या किया, एक लीनियर मोशन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आपके पास एक लाइन में हमने उन मोशन को पढ़ा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई बॉडी है, जब किसी बॉडी को हवा में या आसमान से छोड़ेंगे, वह बॉडी अर्थ पे गिरेगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं, बॉडी को जब हमने छोड़ दिया हवा में तो वो फ्री होके गिरेगी, मतलब वो फ्री फॉल करेगा। वो बॉडी आपके पास बिना किसी फोर्स से, हम वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बॉडी क्या होगा, फॉल होगा। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेशन से वो बॉडी सीधे अर्थ की तरफ गिर जाएगी। तो उस सिचुएशन में हमारे पास मोशन के इक्वेशन बदल जाते हैं। जहाँ जहाँ एक्सलेशन ए था लीनियर के केस में, वह बदल के जी में हो गया। यहाँ पे जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदल गया है। तो इस तरह मोशन के इक्वेशन जो एक लाइन में थे, जो लीनियर थे, वो अभी इस ग्रेविटी के टर्म में ये बदल जाएंगे। ए और जी में सिर्फ रिप्लेसमेंट होगा हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये मोशन के इक्वेशन हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जब किसी भी बॉडी को हवा में छोड़ते हैं तो वह बॉडी अर्थ की तरफ आती है, तो इस केस में ग्रेविटी पॉजिटिव होती है। लेकिन हम जब किसी बॉल को या किसी बॉडी को अर्थ से वर्टिकल अपवर्ड में, हम लोग वर्टिकली अपवर्ड हवा में फेंकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस तरह मोशन के इक्वेशन आपके बदल जाएंगे। हैव ए नाइस डे।